हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो कि अच्छे ही होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम कभी भी एक दिन में क्वालिफाई नहीं होता है, उसके लिए रूटीन ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऑब्जर्वेशंस के बारे में, और ये ऑब्जर्वेशंस का पार्ट 2 है। इससे पहले ऑब्जर्वेशंस के बारे में ही एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो गाइस, वीडियो को अंत तक देखना, लास्ट तक देखना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें एक अच्छा चांस मिलता है, अवसर मिलता है अच्छी अच्छी जानकारी आपके सामने पेश करने का, लाने का। तो आज की अपनी अब्रीविएशन है सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और इस टेक्नोलॉजी को हम समुद्र की जो गहराई होती है उसे मापने के लिए, उसमें किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और डिड यू नो कि चमगादड़ भी सोनार वेव्स के जरिए ही पता लगाते हैं कि उनके आगे कोई दीवार या ऑब्जेक्ट तो नहीं है। और ये दो प्रकार की होती हैं, क्या, सोनार। कौन कौन सी? एक्टिव सोनार और पैसिव सोनार। एक्टिव सोनार में क्या होता है कि एक तरफ से साउंड वेव को भेजा जाता है और जब वही वेव सामने वाले किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, लेकिन सामने जो है उससे टकराकर, कोई ऑब्जेक्ट है उससे टकराकर वापस आती है, तो तब हम ट्रांसमीटर से पता लगा सकते हैं कि सामने वाला ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है। और पैसिव सोनार में क्या होता है कि हम बिना किसी साउंड वेव को भेजे ही, एक्टिव में क्या होता है, हमें साउंड वेव्स भेजनी है होती हैं तभी हम पता लगाते हैं। और पैसिव सोनार में क्या करते हैं कि हम किसी भी साउंड वेव को भेजते नहीं हैं, ठीक है, यानी कि बिना भेजे ही सामने से आने वाली वेव का पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पर है। और इसका उपयोग नेवी में भी किया जाता है। और साउंड वेव से डिस्टेंस का ही नहीं पता चलता, उससे ये बात का भी पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट किस शेप का है, यानी कि कह सकते हैं कि जो पैसिव सोनार है उससे शेप का भी पता चलता है। नेक्स्ट है लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है, यानी कि प्रकाश को क्रिएट करता है। और लेज़र का पहला सैद्धांतिक आधार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। कब दिया था? 1917 में। लेकिन जो पहला लेज़र बनाया गया वो 1960 में बनाया गया, 1960 में। और ये किसने बनाया था? थियोडोर एस मेमन ने। और किस प्रयोगशाला में, किस लेबोरेटरी में बनाया था? ये ह्यूज लेबोरेटरी में बनाया था 1960 में, पहला लेज़र। नेक्स्ट है नीफा, NEFA, और इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और एक विशेष जानकारी आपके लिए कि 1972 तक अरुणाचल प्रदेश को नेफा के नाम से जाना जाता था। डिड यू नो कि अरुणाचल प्रदेश पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसे असम से बाहर निकाला गया था, यानी कि इसको एक अलग पार्ट बना दिया गया था। और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, राज्य के रूप में जब स्थापित किया गया, कब किया गया? 20 फरवरी 1927 को, यानी कि 1987 को ये भारत के एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी, 1987 में। और अरुणाचल प्रदेश का अर्थ है कि भोर में डूबे पहाड़ों की भूमि, ठीक है। और जो 7 बहनें हैं, कौन सी हैं 7 बहनें? जैसे मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब में अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है। अब पूछ लिया जाए कि 7 बहनों में कौन सा इनमें से सबसे बड़ा राज्य है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है, पूर्वोत्तर का, ध्यान रहे। नेक्स्ट है पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर। या आजकल हमारे पैन कार्ड आ गए हैं तो उसके लिए है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। और पिन 6 अंकों का होता है, ये आप सबको पता ही होगा। और भारत में क्षेत्रीय पिन की शुरुआत कब हुई थी?
15 अगस्त 1972 को हुई थी। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी करें, वैसे भी ये जनरल बातें हैं, हमें पता होनी चाहिए। तो भारत में क्षेत्रीय पिन की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी, 1972 में। और इसकी शुरुआत की किसने थी? श्री राम बीकाजी वेलंकर ने की थी। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम पिन का यूज़ करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई, किसने की? तो इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 1972 को, और किसने की? श्री राम बीकाजी वेलंकर ने की थी। और बीकाजी वेलंकर उस समय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के एडिशनल सेक्रेटरी थे। और भारत के सभी राज्यों को 9 पोस्टल इंडेक्स में बांटा गया है। कितने में? 9 पोस्टल इंडेक्स में बांटा गया है, जिसमें पहले जो 8 हैं वो क्षेत्रीय भागों के लिए हैं, और जो 9वां भारतीय जो पार्ट बच गया है, इंडेक्स बच गया है, वो भारतीय सेना के लिए रिजर्व किया गया है, उसके लिए बचाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में हुई थी। और इसको वैधानिक मान्यता यानी कि कानूनी रूप से इसको मान्यता मिली थी 30 जनवरी 1992 को, यानी कि 1992 को। और इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में है। और सेबी का प्रमुख उद्देश्य है कि भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों के संरक्षण प्रदान किया जाए। ठीक है। और ताकि वो बाजार में विकास था नियमन को परिवर्तित कर सकें। और सेबी के चेयरमैन कौन हैं? यानी कि वर्तमान में 2000 में अजय त्यागी हैं जो सेबी के चेयरमैन हैं। अब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं, कौन चेयरमैन हैं? तो वर्तमान में अजय त्यागी चेयरमैन है किसके? सेबी के। और अजय त्यागी ने किसका स्थान लिया? यूके सिन्हा का, यानी कि यूके सिन्हा के स्थान पर अजय त्यागी को चेयरमैन नियुक्त किया गया। किसका? सेबी का। नेक्स्ट है यूनिसेफ, UNECAFE। देखो, एक UNICAFE है, एक UNECAFE है। पहले हम UNECAFE के बारे में जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फॉर ईस्ट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग, यानी कि इकोनॉमिक आयोग है। ठीक है। आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा ये आयोग पहली बार कब लगाया गया? 28 मार्च 1947 को, यानी कि 28 मार्च 1947 को स्थापित किया गया। और इसका हेड ऑफिस है, यानी कि हेड क्वार्टर है, ये बैंकॉक में है, जो कि थाईलैंड में है। नेक्स्ट है यूनिसेफ, UNICEF। जो हमने UNECAFE पढ़ा वो इकोनॉमी को लेकर है, और UNICEF ये चिल्ड्रंस को लेकर है, उनके वेलफेयर के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में, यानी कि 1946 में। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 1953 यानी कि 1953 तक यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड था, यानी कि जो यूनिसेफ है, जिसका नाम आज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, 1953 तक, यानी कि जब से इसकी स्थापना हुई थी, यानी कि 46 से लेकर 53 तक इसको किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और जो यूनिसेफ है, इसकी स्थापना क्यों की गई? कि जो बच्चे हैं उन सब बच्चों की हेल्थ का, एजुकेशन का या उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जा सके। और अब कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर काम करता है। जो यूनिसेफ है WHO के साथ मिलकर अपना कैंपेन चलाती है। और यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना कब शुरू किया था? 1949 में। ये पता होना चाहिए अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए।
तो यूनिसेफ ने भारत में कार्य करना शुरू किया था 1949 में। और आप जानते हैं कि यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया उसके अच्छे कार्य करने के लिए। जैसे कोई भी अपने क्षेत्र में अच्छा काम करता है तो उन्हें अलग अलग प्रकार से प्राइज़ दिए जाते हैं, तो ऐसे ही यूनिसेफ को भी 1965 में 1965 में शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया उसके अच्छे कार्य करने के लिए। नेक्स्ट है MHRAD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसकी स्थापना हुई 26 सितंबर 1985 को 1985 को, और इसका ऑफिस है, मुख्यालय है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट में यानी कि 2020 में ही वर्तमान में श्री रमेश पोखरियाल निशंक इसके मंत्री हैं, किसके, मानव संसाधन विकास, ठीक है। नेक्स्ट है नाबार्ड, ये आप सभी जानते ही होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये अपने देश का, भारत का एक सबसे बड़ा यानी कि बहुत बड़ा बैंक है जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए, इनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। और नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, यानी कि 1982 में, और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और वहीं से पूरे देश में नाबार्ड का संचालन किया जाता है। और ये आप जानते ही होंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड हैं नाबार्ड के द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं। वर्तमान में यानी कि 2020 में ही नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुल चिंताला। ये वर्तमान के मैं इसलिए बता रही हूँ गाइस कि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, और जब हम रहते हैं तो हमें जानकारी भी होना चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है, ठीक है। तो नाबार्ड के अध्यक्ष प्रेजेंट में यानी कि 2020 में ही गोविंदा राजुल चिंताला हैं, और इन्हें किनके स्थान पर नियुक्त किया गया, हर्ष कुमार बनवाला के स्थान पर। नेक्स्ट है CTBT, जिसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है ये संधि क्यों हुई, परमाणु परीक्षणों को पर प्रतिबंध लगाने के लिए, उनको रोक लगाने के लिए ये संधि की गई थी। और ये संधि कब की गई थी, 24 सितंबर 1996 को, 1996 को, ठीक है। और जब ये संधि हुई उस समय कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, 71 ने, यानी कि 71 देशों ने साइन किए थे। और जो CTBT का मुख्यालय है, जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो येना में है, ऑस्ट्रिया में। और वर्तमान में 184 देशों ने CTBT पर साइन कर दिए हैं। नेक्स्ट है निफ्टी। निफ्टी की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये निफ्टी, नेशनल जो शब्द है उसका N और 50 का IFTY लेकर निफ्टी शब्द का निर्माण हुआ है, यानी कि ये वर्ड बना है नेशनल का N और 50 का F हटाकर IFT से ये बना है। और निफ्टी जो है उससे ही जो स्टॉक मार्केट में कोई भी गिरावट होती है या ऊपर जाते हैं तो वो सब निफ्टी से ही पता चलती है। और निफ्टी में जो टॉप 50 जो कंपनियां होती हैं उनको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो DPSP फुल फॉर्म होगी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में है और इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और ये कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये पता होना चाहिए कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो भारत का संविधान है, भाग 4 में किया गया है, इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नेक्स्ट है नाटो। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को 1949 में, और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स क्या है? ये बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, और नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच एक सैन्य गठबंधन है। ये पता होना चाहिए कि नाटो क्या है, तो ये एक प्रकार का सैन्य गठबंधन है। किसका? यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के बीच। और वर्तमान में नाटो के, वर्तमान मीन्स 2020 में ही नाटो के 30 देश इसके सदस्य हैं। और 30वां देश कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया। ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ मैसेडोनिया 30वां देश है किसका? नाटो का, जो सदस्य है। नेक्स्ट है याहू। हम सभी अलग अलग प्रकार के सर्च इंजन्स का प्रयोग करते हैं, जैसे गूगल है या याहू या बिंग बॉन्ग। तो याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है जिसकी फुल फॉर्म होती है येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ऑरकल। ठीक है, और याहू को 1994 में 1994 में जेरी योंग डेविड फिलो ने बनाया था। किसने बनाया था? जेरी योंग और डेविड फिलो, ये दो फ्रेंड थे। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर बनाया था, जेरी योंग ने और डेविड फिलो ने। कब बनाया था? 1994 में। और इसको लॉन्च कब किया गया था? 1995 में। किसके नाम से? याहू के नाम से लॉन्च कर दिया गया था। और डिड यू नो कि पहले याहू का नाम क्या था? चलो मैं बताती हूँ। पहले याहू का नाम था जेरीज गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है जियो, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि जियो से ही स्पष्ट हो जाता है कि लाइफ है अपनी जो। ठीक है, तो जियो जो सर्विसेज है, ठीक है, इसकी सेवाएं जो मिलनी शुरू हुई थी वो 5 सितंबर 2016 को ही मिलनी शुरू हो गई थी। यानी कि इसको 5 सितंबर 2016 को लॉन्च कर दिया गया था। तो गाइज ये थे अपनी वो फुल फॉर्म्स। ठीक है, जो हमें टेस्ट के लिए ही नहीं, एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, वैसे भी हमें जानकारी बढ़ाने के लिए इनका पता होना चाहिए। तो गाइज़ जल्द ही मैं आपके लिए एक नई वीडियो विशेष जानकारी के साथ लेकर आऊँगी। तो वीडियो को ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में जितना भी शेयर करें, कर सके शेयर करना। आपको बताया जाता है कि सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जो आपके सजेशंस हैं वो सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।